आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिश अधूरी रह जाती है। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। कुछ लोगों को कुदरत ने भले ही सब कुछ दिया हो, लेकिन और पाने की उनकी ख्वाहिश ऐसी होती है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ को और ज्यादा खूबसूरत दिखने की इच्छा होती है, तो कुछ बिल्कुल हटकर नजर आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ को तो ये भी मलाल होता है कि वो ऊंचे कद के नहीं हैं। ऐसी तमाम ख्वाहिशों को आज के दौर में सर्जरी नाम का ठिकाना मिल गया है। सर्जरी ने हर नामुमकिन से बदलाव को मुमकिन बना दिया है। लेकिन यही सर्जरी अब नया सवाल बनकर सामने खड़ी है। सवाल यह है कि क्या सर्जरी के जरिए कुदरत को चैलेंज किया जा रहा है, या फिर चेहरे से लेकर कद को बदलने की जिद अब आम हो चली है। इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जिंदगी की अपनी चाल होती है और उम्र की अपनी रफ्तार, दोनों को ही रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये दौर जरा हटकर है। अब इन्हीं मोहतरमा को देख लीजिए। ये अमेरिकी मॉडल हैं। इनका असल नाम पॉला थेबर्ट है। इन्हें खुद को $1 मिलियन बारबी कहलाने का शौक है। ये 6 बच्चों की मां है, लेकिन इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। इनका दावा है कि उनके बेटे को लोग उनका बॉयफ्रेंड समझते हैं और दुनिया उनकी आज भी दीवानी है। लेकिन 55 साल की पॉला थेबर्ट का परिचय इतना ही नहीं है जितना वो बताती है। ढलती उम्र में जवां दिखने के लिए थेबर्ट ने वो सब किया जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। मसलन अपनी खूबसूरती के लिए पॉला 200 बार सर्जरी करवा चुकी है, और इस सर्जरी के लिए वो $8 करोड़ भी खर्च कर चुकी है। जाहिर है, बढ़ती उम्र में युवा दिखने की ऐसी लत है जिसकी शिकार केवल पॉला ही नहीं बल्कि दुनिया में न जाने कितने लोग हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर कॉस्मेटिक सर्जरी में आप जेंडर डिफरेंस देखें तो महिलाएं कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे आगे हैं, और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला है करियर रिलेटेड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फीमेल्स को अच्छा दिखना होता है, महिलाओं को ज्यादा अच्छा दिखना होता है, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और इसकी वजह से कॉस्मेटिक सर्जरी का क्रेज फीमेल्स में ज्यादा है। दूसरा है सोशल प्रेशर। फीमेल्स में आमतौर पर एक दूसरे को देख के वो कार्य करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है कि अगर मेरी फ्रेंड ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, अगर वो अच्छी दिख रही तो मैं भी अच्छी दिखूंगी। ये जो टेंडेंसी, इसकी वजह से भी फीमेल ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। जाहिर है, कुछ लोगों को लगता है कि वो सर्जरी से सब कुछ बदल सकते हैं, उम्र को छुपा सकते हैं और अपना चेहरा और ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। लेकिन हर सर्जरी आपकी मुराद पूरी करे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बात केवल सुंदर और आकर्षक दिखने तक सीमित रहती तो भी गनीमत थी। लेकिन सर्जरी की कहानी इससे भी आगे जा चुकी है। नागपुर के रहने वाले मुकेश ने 8 महीने तक दर्दनाक सर्जरी इसलिए झेली क्योंकि वो अपनी कम हाइट से परेशान थे। मुकेश के मुताबिक उन्हें अपनी कम कदकाठी की वजह से समाज के ताने झेलने पड़ते थे, लिहाजा उन्होंने ऐसी सर्जरी की शरण में जाना मुनासिब समझा जो बेहद तकलीफदेह थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बावजूद कॉस्मेटिक सर्जरी का कारोबार दिन दूना रात चौगुना हुआ है। लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए आज भी लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के मार्केट की तो इंडिया का कॉस्मेटिक सर्जरी मार्केट बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप बाकी देशों से इसकी तुलना करें, जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, कोरिया, ब्राजील, यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया का कॉस्मेटिक सर्जरी मार्केट थाईलैंड जैसे देश
कि कॉस्मेटिक सर्जरी मार्केट से भी छोटा है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है, जो CAGR है, दैट इज अराउंड 7%। उम्र का बढ़ना और जिंदगी का ढलना कुदरत का दस्तूर है, लेकिन कुछ लोग मेडिकल साइंस के जरिए इस दस्तूर को बदलना चाहते हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों तक खर्च करने को तैयार हैं। सवाल ये है कि कुदरत ने जो शरीर बख्शा है उसमें बदलाव की इच्छा इंसान के जहन में पैदा क्यों होती है? क्या इसके लिए खुद की सोच जिम्मेदार है या फिर किसी के प्रति लोगों का रवैया भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की वजह बनता है? ये दौड़ बदलते दौर की प्रकृति बन गई है और प्रकृति के खिलाफ ये दौड़ कितनी सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें जो आज इस मसले पर चर्चा में हमारे साथ रहने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जो कि एम्स में सर्जन हैं, ओबेसिटी पर वर्क करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रताप चौहान मौजूद रहेंगे, जो कि डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, सीनियर फिजिशियन। हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर निशा खन्ना भी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल यह है कि ये जो सर्जरी का लगातार क्रेज बढ़ रहा है, चाहे भारत हो चाहे दुनिया के अन्य देशों में हो, ये चाहत है या फिर जरूरत है? देखिए, जहां तक बैरेट्रिक सर्जरी का सवाल है, जो मोटापे के लिए हम सर्जरी करते हैं, वो तो एक जरूरत ही है जी। और क्योंकि जब शरीर ज्यादा मोटा हो जाता है, जब वजन ज्यादा कम हो जाता है जरूरत से ज्यादा, मान लो किसी का 20 से 25 किलो वजन कम ज्यादा हो गया है, या उससे भी ज्यादा, कई लोगों को ऑलमोस्ट अपने आइडियल वे से डबल हो जाता है, फिर तो ये जरूरत ही बन जाती है। क्योंकि वजन कम करना और दूसरे तरीकों से बहुत मुश्किल काम है। खासकर आपको अगर 25 से 30 किलो वजन कम करना हो, वो बैरेट्रिक सर्जरी के माध्यम से ही हो सकता है। और इसमें केवल ये कॉस्मेटिक सर्जरी ही नहीं है, इसके साथ लगी बीमारियां हैं, जो डायबिटीज है, स्लीप एपनिया है, फैटी लिवर है, वो 80 से 90% पेशेंट्स में दवाइयां बंद कर देती है। स्पेशली डायबिटीज की जी, जो विद इन अ वीक ऑफ सर्जरी। तो अगर आप सर्जरी देखें, जो मोटापे के लिए सर्जरी है, एक तरह की वो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं माना जाती, वो एक बीमारी के लिए की जाती है, जो क्योंकि मोटापा एक WHO की क्लासिफिकेशन बीमारी डिजीज में आती है। तो आई थिंक उसमें तो ये जरूरत ही मानी जाएगी। बाकी जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, फेस अप। संदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है बीच बीच में। वो बीच में फोन आ रहा है, एक्चुअली मैं फोन से लॉग्ड इन हूं। जी, आप मोटापे की सर्जरी की बात आप कह रहे थे कि उसको आप रखते हैं जरूरत की श्रेणी में। बाकी सर्जरीज के बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं उस चीज का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर आई एम श्योर आजकल जो आप बात कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में भी दिखाया आपने, वो तो एक चाहत की बात ही है। वो तो बिल्कुल, जो कोई भगवान ने जो शरीर दिया है, वो अगर किसी को उसमें कुछ चेंजेस लाना है तो सर्जरी की जरूरत देते हैं, और उसमें शायद कुछ गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज वी डोंट गो टू एक्सट्रीम्स। जी, जहां मतलब एक सिंपल प्रोसीजर से वगैरह ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर ठीक है, वो तो ठीक, उसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे। जी, लेकिन डॉक्टर संदीप, ये सवाल अक्सर उठता है कि चाहे मोटापा को कम करने के लिए सर्जरी करवाई जाए, या खुद को चेहरे को सुंदर दिखने के लिए सर्जरी कराई जाए, चाहे फेस लिफ्ट कराया जाए, चाहे नाक की सर्जरी कराई जाए, कान की सर्जरी कराई जाए, क्या ये 100% फुल प्रूफ होती हैं? इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्या? और अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स किस स्तर तक के होते हैं? मैं बैरेट्रिक सर्जरी पर बात ज्यादा करूंगा क्योंकि मैं उसी का विशेषज्ञ हूं। बैरेट्रिक सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी मानी जाती है। ये किसी भी पेट की सर्जरी, जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी है, कोई भी मेजर सर्जरी के बराबर इसका रिस्क है, जो कि काफी कम है। 1 in 1000 में कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है। और जो बेनिफिट्स हैं, मोटापा क्योंकि बीमारी है, उसमें सर से लेकर टो तक बीमारियों का, मतलब डायबिटीज है, स्लीप एपनिया है, फैटी लिवर है, 13 तरह के कैंसर ज्यादा होते हैं। तो अगर आप एक तराजू के एक पल्ले में मोटापे के रिस्क रखें जी, और दूसरे में बैरेट्रिक सर्जरी के रिस्क रखें, तो कोई उनकी तुलना नहीं है। बैरेट्रिक सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है, और मेरे को लगता है कि जिनको जरूरत है उनको डिनाई नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे गलत फहमियां हैं सोसाइटी में। जी। मैं स्वाति महेश्वरी जी का यहाँ पे जी स्वाति महेश्वरी जी का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, 2 ऑप्शन है। अब हम, क्योंकि डॉक्टर संदीप स्पेशलिस्ट हैं मोटापे से जुड़ी सर्जरी के, तो मैं उसी पे बात कर लेता हूं। पहले 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम रनिंग करके, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके, दौड़ भाग करके, मेहनत करके, पसीना बहा के अपने वजन को कम रखें, उसे कंट्रोल में रखें।
और एक सीधा है कि भाई पैसा दीजिए और इफेक्ट लीजिए। एक तरीका ये है। अब इन दोनों में से स्थायी और ज्यादा कारगर तरीका आप किसको मानती हैं बीइंग अ फिजिशियन? देखिए आनंद जी, मैं यहाँ एक बात ये बोलूंगी कि जब हम ये कहते हैं कि हाँ कोई सर्जरी कराना चाहता है अपना वजन कम करने के लिए, तो अभी डॉक्टर संदीप यहाँ है, वो भी इस बात का को बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पहुंच रहा है डॉक्टर साहब के पास और वो कह रहे हैं कि हमें वजन कम करना है और हमारी सर्जरी कर दीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि देखा जाता है, क्या व्यक्ति खुद से अपना वेट कम कर पाएगा या नहीं, कोई और मेडिकल कंडीशन है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटापे की वजह से कोई और मेडिकल कंडीशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसलिए हमें थोड़ा जल्दी रिजल्ट की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति की हमें सर्जरी करनी चाहिए या इसको सर्जरी करने से फायदा होगा और इसलिए हम सर्जरी करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है तो हर किसी की सर्जरी की जा रही है और उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है कि आप दूसरी तरह से भी वेट को लूज कर सकते हैं। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसके पीछे भी बहुत सारी ट्रेनिंग और चीजें हैं। इसलिए हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है बहुत अच्छी है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम ऐसे केसेस सुनते हैं कि लोगों ने सर्जरी कराई, हेयर ट्रांसप्लांट कराया, हाइट बढ़ाने के लिए सर्जरी करा रहे हैं और उसमें डेथ हो रही है या बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं? तो हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग सही लोगों के पास ये इलाज कराने के लिए नहीं जाते। अगर अब आप देखें तो सैलून ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां पर जाकर के लोग ये प्रोसीजर्स कराने लगते हैं, ना ये देखते हैं कि जो एनेस्थीसिया देगा या जो भी बेहोशी की दवा दी जा रही है या लोकल भी अगर दिया जा रहा है तो वो देने वाला कौन है, वो ट्रेंड है या नहीं है, जो प्रोसीजर कर रहा है वो व्यक्ति भी कितना ट्रेंड है या नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, लोग उनको करके आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि हम कॉस्मेटिक सर्जन हैं, आप हमसे कराइए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोटे से प्रोसीजर्स हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छी फैसिलिटी में जाएं। तो लोग फैसिलिटी भी चेक करते हैं कि अगर इस फैसिलिटी में हमारा कोई प्रोसीजर हो रहा है और खुदा ना खास्ता कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन आती है तो क्या ये फैसिलिटी उस वक्त मुझे ट्रीटमेंट दे पाएगी, क्या यहाँ पर मेरा वो इलाज हो पाएगा? स्वाति जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई भी व्यक्ति ये सोचकर कि भाई मुझे तुरंत इफेक्ट चाहिए, तुरंत इसका नतीजा चाहिए, ये सोचकर अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर फर्स्ट हैंड उसको सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर वो वेट कम करने की स्थिति में है अपने एफर्ट्स के जरिए, तो आप सजेस्ट उसे यही करते हैं कि पहले अपना एफर्ट लगाइए, उसके बाद सर्जरी पे जाइए अगर कोई चारा नहीं बचता है। ये सेकंड ऑप्शन है, सर्जरी मतलब सेकंड ऑप्शन है आपकी निगाह में? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और देखिए कई बार बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं। हम एक तरफ नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं जो कि अपना वेट लूज करना चाह रहा है और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो और सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, शायद उनको हार्ट की प्रॉब्लम है या मॉर्बिड ओबेसिटी है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम इतनी आसानी से घटा नहीं सकते जब हमें सर्जरी करने की जरूरत ही होगी। तो ये कई वैरायटी ऑफ लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि सोशल मीडिया से, अपने आसपास से लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यही बेस्ट तरीका है या इससे झटपट हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हमें ये कर लेना चाहिए, इसमें हमें ज्यादा फायदा दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए हम गलत लोगों की उसमें फेर में भी आ जाते हैं जहां लोग आपको इस तरह की प्रॉमिसेस करते हैं कि आपका बिल्कुल वेट कम हो जाएगा, आप बिल्कुल हैंडसम हो जाएंगे, एकदम सुंदर लगने लगेंगे, प्रोसीजर बहुत छोटा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, डाउन टाउन बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीजों के बारे में लोग जानकारी नहीं लेते और एक मैं बोलूंगी कि एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि कई सारे लोग अब हम देख भी रहे हैं कि इस तरह के ट्रैप्स बिछाने लगे हैं जहाँ लोग आपको इस तरह की ऑप्शंस देते हैं कि आप जो है फटाफट से सुंदर दिखने लगेंगे, आपका नोज जॉब अच्छा हो जाएगा, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर देंगे। तो ये जो एक मेरे ख्याल से एक बहुत, अगर आप इंटरनेट खोल के भी देखेंगे तो अगर आपने एक ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर, जी आपके पास आता हूं मैं सीधे डॉक्टर प्रताप चौहान का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रेंड है, अब जरूरत की बात भी यहां पर हो गई है, चाहत की बात भी यहां पर हो गई है, लेकिन जो एक झुकाव, क्रेज बढ़ता जा रहा है, ना केवल महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी एक क्रेज देखने को तो मिल रहा है। इसको आप क्या मानते हैं कि जब बात जरूरत की हो वो तो डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे, लेकिन जब बात चाहत की हो तो ये इंडिविजुअल चॉइस हो जाती है या फिर अपने आसपास का जो वातावरण है, आसपास के जो लोग हैं, उनका नजरिया भी इसमें शामिल हो जाता है? देखिए, डेफिनेटली जो आज का जो माहौल है, जिसको हम कहते हैं कि मीडिया में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है, खास तौर से देखें अगर फीमेल्स को, तो कहीं ना कहीं ऐसा हमारे दिमाग में बिठाया गया कि अगर जो फीमेल स्लिम है
और आजकल मेल्स में भी ये चल रहा है ट्रेंड, वही सुंदर है, बाकी दूसरे जो हैं वो ब्यूटीफुल नहीं है। मैं थोड़ा आयुर्वेद की दृष्टि से बताऊं तो हमारा कुछ जेनेटिक्स में बिल्डअप होता है बॉडी जी का। जी हमारे आयुर्वेद में जो है 3 प्रकार की प्रकृति है, उसमें एक कफ प्रकृति बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर अर्थ एंड वाटर कंटेंट ज्यादा होता है बाय बर्थ। वो उसका जीनोटाइप है एक तरह से, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और उसमें आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं वजन कम करने का, डाइटिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, ओवर ईटिंग भी नहीं करते, लेकिन उनका 1 ग्राम भी वजन नहीं कम होता। कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो पानी पीने से वजन बढ़ जाता है उनका, तो वो उसका बॉडी टाइप है। मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि जो भगवान ने आपको, जो एक प्रकृति ने जो आपको शरीर दिया है, यू शुड लव योर सेल्फ। जरूरी नहीं है कि जो स्लिम है और जो दुबला पतला है वो सुंदर है। जहां तक जरूरत की बात है, वो डॉक्टर साहब ने जरूर बताया कि जो मोटापा है या और कोई भी सर्जरी, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जी वहां प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ती है। तो जहां जरूरत की बात है वहां डेफिनेटली सर्जरी करनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें जो है अपने शरीर की रक्षा करनी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जहां तक वो एक ब्यूटी को लेकर के बात है, सुंदरता को लेकर जो बात है, वहां हमें अपनी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, मैंने तो एक पूरी किताब लिखी है ब्यूटी के ऊपर आयुर्वेद की दृष्टि से, उसमें मैं ये कहता हूं कि केवल अगर आपका शरीर अगर सुंदर दिखने भी लगेगा कॉस्मेटिक सर्जरी से, जी बट दिस कैन नॉट मेक यू ब्यूटीफुल इनसाइड। जो जैसे फेस लिफ्ट कराते हैं, मैं कई बार बोलता हूं द फेस लिफ्ट कैन नॉट लिफ्ट योर मूड। आप कितना ही फिजिकली सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन है, आपको बहुत ज्यादा अंदर से, आप जो है मन आपका दुखी है, जी तो चेहरे पर, आपकी आंखों पर नजर आएगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हमें सुंदर दिखना है तो डेफिनेटली हमें पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना खान पान, अपनी एक्सरसाइज, और जो हमारे जो प्राकृतिक तरीके हैं, जी आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके बताएं डिटॉक्स के। हमारे यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं पूरी दुनिया से, और डिटॉक्स जब सूक्ष्म लेवल पर करते हैं तो उससे वेट लॉस भी होता है और उससे जो है सुंदरता भी बढ़ती है। लेकिन मेंटल, जो हमारा एक मेंटल वेलबींग, और हम तो बल्कि आयुर्वेद में स्पिरिचुअल वेलबींग पर भी जाते हैं। जी जो सीक्रेट ऑफ ब्यूटी है वो तो एक्चुअली में जब आप स्पिरिचुअली रियलाइज्ड होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आज एक हम ऐसे युग में हैं जहां पर मॉडर्न मेडिसिन का भी बहुत एडवांसमेंट है, लेकिन जो हमारी प्राचीन मेडिकल सिस्टम है वो भी आज काफी प्रचलित हैं। अभी मैं टोक्यो से आया हूं कल ही, और वहां पर मैंने देखा कि ऐसी महिलाएं जिनका वजन 50 किलो है, 48 किलो, वो भी कह रही हैं कि हमें वजन कम करना है। ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास। चलिए तो मैं हमें जी अपनी प्रकृति को समझना चाहिए, जी ये भी समझना चाहिए कि क्या वास्तव में मेरे लिए वेट लॉस या कोई और किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी आवश्यक है, या जी मैं अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। आता हूं डॉक्टर साहब मैं आपके पास। मैं निशा जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा। निशा जी, बात तन की हो रही है, और तन की बात जब होती है तो मन अपने आप जुड़ जाता है। इसमें मन कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, मतलब एक आदमी की साइकी कितना बड़ा फैक्टर है इस बात को डिसाइड करने में, इस बात का फैसला लेने में कि मुझे सर्जरी के लिए जाना है या नहीं जाना है? देखिए, मैं ना मैरिटल डिस्प्यूट रिजॉल्व करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर ओवरवेट होता है, और जब पार्टनर ओवरवेट होता है तो शायद दूसरा पार्टनर उसके ओवरवेट की वजह से उसे डिसलाइक करता है। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड पेशेंट देखती हूँ, तो चाहे डिप्रेशन, एंजाइटी से रिलेटेड हो, तो बेसिकली ओवरवेट की वजह से बॉडी इमेज इश्यू होते हैं, और इन बॉडी इमेज इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोग सर्जरी की तरफ, स्पेशली जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाती है। दूसरी चीज, जैसे कि हाँ, बॉडी इमेज इश्यूज है तो लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होंगे। इस इंसान को ये लगेगा कि मुझ में कोई कमी है, क्योंकि हम बाहरी जैसे मापदंड से अपनी सुंदरता को मापते हैं। अगर हम गोरे नहीं है तो हमें क्या बोलते हैं, फेयर एंड लवली जैसी क्रीम लगाने की जरूरत है। ये किसका बनाया हुआ है? क्योंकि हम समाज में जो गोरा दिखता है उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई सांवला या काले रंग का होता है तो हम उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और हम जानते हैं कि बाहर, इंडिया से बाहर तो ये रेसिज्म बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बात करें जैसे सुंदर दिखने की, तो मेरा ऐसा मानना है मन का रोल बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिसमें एक पार्टनर दूसरे को, क्योंकि मेरे पति को पसंद नहीं है कि मैं पत्नी नहीं हूँ, या मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता या मेरे करीब नहीं आता, तो इस वजह से कई बार पति भी सजेस्ट करते हैं आप बेटराटिक सर्जरी करा सकते हैं। ये जो मैं समझना, मैम ये चाह रहा हूं आपसे, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि ये जो मानसिक अवस्था है,
ये हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती है, एक सोशल रिकॉग्निशन हमें चाहिए होता है, वो मन में हमारे एक भाव होता है, वो हमें मजबूर करता है इस तरीके से सोचने के लिए? देखिए, कुछ केसेस में अगर देखें तो लो सेल्फ एस्टीम जो है वो हमारा पर्सनल इशू है, क्योंकि हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो जब हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो ऐसे में हम ये चाहेंगे कि अगर सामने वाला सुंदर है या सामने वाला पतला है तो मुझे पतला दिखना है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। जब अगर ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि ये कंपैरिजन कोई और सामने वाला नहीं कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम का इशू जो है वो हमारे खुद के साथ है। दूसरी बात, बॉडी इमेज इशू। जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं और एक हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लोग हैं, चाहे वो आपके घर वाले हो, अगर बहुत ज्यादा हो, आपको पता होगा कि बहुत सारी लड़कियां जब मोटी होती हैं तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए, तुम्हें अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। इवन जैसा कि सर ने एक बोला है कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो गुड लुकिंग लड़की को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो फिजिकली कैसी दिख रही है, क्योंकि जॉब पर रिसेप्शन पर ऐसी लड़की अच्छी लगेगी जो फिजिकली सुंदर होगी, जो फिजिकली दिखने में अट्रैक्टिव होगी। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एनवायरनमेंट को इससे अलग कर सकते हैं। वो एनवायरनमेंट सोसाइटी का भी हो सकता है, वो फैमिली का भी हो सकता है, वो खुद के फ्रेंड सर्कल का भी हो सकता है, खुद के अपने पेरेंट्स का भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ बच्चे कुछ लोग होते हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाते हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखाते हैं, जिससे ओवर ईटिंग का डिसऑर्डर हो जाता है। चलिए, मैं आता हूं निशा जी आपके पास। आपने कहा कि कंपैरेटिव लाइफ, एक कंपैरिजन, मतलब एक तो होता है खुद से खुद का कंपैरिजन और एक होता है खुद का दूसरों से कंपैरिजन, एक बड़ा रीजन यहां पे बन जाता है और लोगों की स्टेटमेंट्स जो है बड़ा रीजन बन जाती हैं। और ऐसी एक कहानी हमने दिखाई भी है नागपुर के एक बंदे की, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जिनको बचपन से ही टीज किया जाता था उनकी हाइट के लिए और आखिरकार उन्होंने सर्जरी का रास्ता अपनाया। मैं डॉक्टर संदीप का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि मोटापे से जुड़ी सर्जरीज को हम करते हैं, अब हम जानना ये चाहते हैं आपसे कि ये जो सर्जरी करवाई, चाहे चाहत के तहत करवाई चाहे जरूरत के तहत करवाई, ये सर्जरी क्या स्थायी होती है? इस सर्जरी के होने के बाद क्या मोटापा नहीं बढ़ेगा? और अगर इनकेस बढ़ता है तो हमारी कोशिकाओं के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट रहता है? उसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि यह भी कहा जाता है कि अगर साइड इफेक्ट आया तो वो स्थायी होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब हम बैरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट को काउंसिल करते हैं, ये काउंसलिंग बहुत डिटेल्ड काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं पेशेंट आया उसको ऑपरेशन टेबल पे लेटा, उसकी कम से कम 2-3 काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिसमें सर्जन, डायटीशियन, साइकोलॉजिस्ट, उसकी पूरी असेसमेंट की जाती है और उसके बाद उनकी सर्जरी की जाती है। और ऐसा उनको सब कुछ, सारे बेनिफिट्स और रिस्क समझाकर सर्जरी की जाती है। और बेनिफिट्स की तो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। जो आपका सवाल है वजन स्थायी रूप से कम होने का, तो अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखें, ऑल दिस इज पब्लिश इन साइंटिफिक लिटरेचर, गुड जर्नल्स, गुड रेप्यूटेड जर्नल्स, कि अगर आप 10 साल बाद रिजल्ट देखें तो 80% लोग बहुत अच्छा वेट लॉस मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज मोर देन 50% और एक्सेस वेट। दैट मीन्स अगर उनका वजन का 60 किलो ज्यादा था अपने आइडियल वेट से, तो 30 से ऊपर किलो का वेट लॉस मेंटेन कर रहे हैं 10 साल के बाद, जो किसी और तरीके से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी में हम जब पोस्ट ऑपरेटिव, हमारा फॉलोअप बहुत क्लोज होता है जी। हम उसको हर 6 महीने पेशेंट को बुलाते हैं, उनको डाइटरी एडवाइस रीइंफोर्स करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बोला साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होते हैं, वो सारे हम उनको गाइड करते हैं। हम सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स करते हैं जिसमें पेशेंट्स को बुलाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी एकमात्र एक टूल है, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वेट लॉस एक प्रोग्राम होता है। और अगर आप रिजल्ट देखें, जब फैट से जुड़ी सर्जरी की बात आती है डॉक्टर साहब, मोटापे से जुड़ी सर्जरी की बात आती है, एक का जिक्र आप कर रहे हैं एक तरीके का बैरिएट्रिक, और एक लिपोसक्शन भी शायद उसमें उसका एक तरीका है। लिपोसक्शन बैरिएट्रिक में नहीं आता है जी। बैरिएट्रिक सर्जरी फैट बिल्कुल नहीं निकालते हैं, ये भी एक मिथ है जी। बैरिएट्रिक सर्जरी में हम पेट का साइज छोटा करते हैं जिससे खाना कम खाया जाता है जी। और ये सारा छोटे छोटे कट से होता है, लैप्रोस्कोपिकली होता है। इसके बाद कोई बेड रेस्ट नहीं है, पेशेंट और सर्जरी वाले दिन चल फिर सकता है जी जी। और दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद लोग अपना नॉर्मल काम ज्वाइन कर लेते हैं। हम सीधे इस समय रुख करेंगे डॉक्टर संदीप अग्रवाल का, जो कि खुद एम्स में एक सर्जन के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सबको चर्चा में शामिल करना है, सबका व्यू पॉइंट लेना है। संक्षेप में अपना जवाब दीजिएगा। अगर कॉस्मेटिक सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट होता है तो क्या वो परमानेंट होता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता? तो अगेन मैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बात करूंगा। बैरिएट्रिक सर्जरी की कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो इरिवर्सिबल हो जी। जो कॉमन डेफिशिएंसीज हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं,
जिसमें विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं। कुछ पेशेंट्स को कुछ खून की कमी हो सकती है, वो भी बहुत रेयर है जी। पर कोई भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो इरिवर्सिबल हो, और एक अच्छे सेंटर में सर्जरी कोई कराए और प्रॉपरली फॉलो अप करे अपनी बैरिएट्रिक टीम के साथ, तो मेरे को कोई रीजन नजर नहीं आता कि वो कभी रिग्रेट करेगा। हमने जितने भी पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं, जी। करीब 1200 से ऊपर सर्जरीज कर चुके हैं, मेरे को नहीं लगता कोई पेशेंट ने आज तक हमें आके कहा हो कि मैंने सर्जरी क्यों कराई। चलिए, मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का जी डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का यहाँ पे रुक करूंगा। डॉक्टर साहब, आपके पास भी लोग आते होंगे क्योंकि जो सर्जरीज होती हैं उनमें कई ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिनके बारे में ये एक आशंका बनी रहती है कहीं का कोई साइड इफेक्ट ना हो आपके स्किन के ऊपर, आपके हार्मोनल चेंजेस कहीं उनमें ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे कोई मामले आपके सामने आते हैं? क्योंकि ऐसी शिकायतें अक्सर सुनने में आती हैं, खबरों के अंदर आती हैं, जर्नल्स में आती हैं। देखिए आनंद जी, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने की संभावनाएं तब हो जाती है जब आप किसी ट्रेन्ड पर्सन से ये सब प्रोसीजर्स नहीं करा रहे। जब आप जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं या जो पैसे के लिए इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज करके ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, वहां हम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसीजर करने से पहले चीजें चेक करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, पहले से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं करते हैं, साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट कैसा है, और बाद में जो भी प्रोसीजर करने के बाद के भी एहतियात हैं वो भी लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, और ना ये लोग बताते हैं कि ये सब चीजें आपको करने की जरूरत है, तभी आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। और इसी की वजह से है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं लोगों में सामने आते हैं। इसलिए हमें ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमें लग रहा है कि सस्ता है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा, या हमारे कुछ लोगों ने यहाँ कराया है तो हम भी यहाँ करा लें। हमें डेफिनेटली क्रॉस चेक करना चाहिए कि हम किससे करा रहे हैं, फैसिलिटी कैसी है, क्या वो हमें मिलेगा या नहीं। और एक डाउन टाइम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है जानना। कई बार लोग क्या होता है कि प्रोसीजर कराए और इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि नहीं होते, और ऐसी स्थिति में फिर वो दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, और वही प्रोसीजर और लोगों से कराते रहते हैं। डॉक्टर प्रताप जी, डॉक्टर प्रताप का स्वाति जी, मुझे सबको शामिल करना है तो इसलिए आपको मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपना पॉइंट आपने क्लियर कर दिया। मैं डॉक्टर प्रताप का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, एक बड़ी जिज्ञासा, एक बड़ी चाहत लोगों में ये भी होती है कि उम्र पर पहरा बैठा दें, बढ़ती उम्र पर पहरा बैठा दें, और उसके लिए भी तमाम तरह के सर्जरीज की तरफ लोग भागते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लीजिए किसी ने फेस लिफ्ट कराया, किसी ने अपनी नाक ठीक कराई, किसी ने अपने होंठ ठीक कराए, लेकिन ये एजिंग की प्रक्रिया रुकती तो नहीं है, और अगर इस एजिंग को हम डिले करना चाहते हैं तो उसके नेचुरल तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे आयुर्वेद के अंदर 8 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं, और उसमें से एक ब्रांच स्पेशली इसी के लिए, जिसको हम एंटी एजिंग ब्रांच कह सकते हैं, हमारे आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं रिजुविनेशन या रसायन शास्त्र उसको बोलते हैं। और उसमें देखिए, जो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, पहले अगर उसको हम समझ लें कि एजिंग होती कैसे है, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कहें, हम तो अपनी टर्मिनोलॉजी अलग है लेकिन आम भाषा में मैं बता रहा हूं कि जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स बनती हैं और जो सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, उनका ही अगर हम देखें कंपैरिजन, जब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स का निर्माण कम होता है और जो ब्रेकेज ज्यादा होता है तो एजिंग प्रोसेस होता है उसमें। तो उसको रोकने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे फॉर्मुलेशंस हैं, अच्छी ऐसी औषधियां हैं जो कि आपको एक तरह से उस सेलुलर लेवल पर न्यूट्रिशन पहुंचाती है, जिसको हम धातु पोषण कहते हैं आयुर्वेद में। दूसरा, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल जो फंक्शंस है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, जो हमें यंग रखता है, जो हमें न्यूट्रिशन देता है। कई बार आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खा रहे होते हैं लेकिन वो पच ही नहीं रहा आपको, आप उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, उसका बेनिफिट नहीं होगा। डॉक्टर साहब समझ गया। मैं सीधे यहाँ पर डॉक्टर निशा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। निशा जी, अब बात आती है कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली, मेंटली कितना प्रिपेयर करते हैं इस बात के लिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट हुआ, क्या वो उसको मेंटली, मन से एक्सेप्ट करने की स्थिति में होता है? देखिए, सर्जरी के साइड इफेक्ट्स आई थिंक तो सर को पता होंगे। जहां तक मैं जानती हूँ, मेरे सर्कल में 1-2 लोगों ने बैट्रैटिक सर्जरी कराया है। पर्टिकुलर लिमिटेड समय तक उनको खाना होता है, कुछ चीजें उनको अवॉइड करनी होती है। जैसे आप अगर लेजर कराते हो तो आंखों के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस होती है, उसी तरह इन सर्जरीज के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसके लिए पर्सन को, जैसे कि मुझे लगता है कि ये लोग पहले प्रिपेयर कराते होंगे, जिससे, क्योंकि क्या होता है, सर्जरीज का सिंपल इम्पैक्ट हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से पड़ता है। चाहे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से है, चाहे हम हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी से है, चाहे हमें बॉडी डिस्ऑर्डर है, चाहे हम बाइपोलर से सफर कर रहे हैं, चाहे हम बॉर्डर लाइन से सफर कर रहे हैं,
कोई भी मूड स्विंग्स या ऑब्सेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे हम नार्सिस पे बोलते हैं, सेल्फ एडमायर। जी निशा जी माफी चाहूंगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है और उम्मीद करते हैं कि आज ये जो चर्चा हुई है उससे एक नतीजे पे, कंक्लूजन पर आप लोग भी पहुंच पाएंगे इन सर्जरीज को लेकर, इनके इफेक्ट्स को लेकर, साइड इफेक्ट्स को लेकर। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।